Alright, what is philosophy? आखिर philosophy है क्या? And in this day and age जहाँ इतनी ज़्यादा sophisticated sciences available हैं, क्या उसमें आपको philosophy पढ़ने की कोई ज़रूरत है? Is it still relevant? What is its point? What is its benefit? Let's dig into that. But सबसे पहले, thank you so much for tuning in. My name is Salman Tahir, and this is a new project that I'm sort of starting with, and hopefully over time this will compile into lecture series on different topics. So let's see how that goes. So thank you so much for tuning into that. So now let us ask the question, what is philosophy? आखिर philosophy है क्या? Now, before I give you my definition of philosophy, let me give you a disclaimer. I am not a philosopher by profession. I'm not an academic philosopher. मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता नहीं हूँ. I've not even studied philosophy at university. I'm actually a software engineer by day. तो that brings us more to the question कि स्पेसिफिकली एक लेमन के लिए, एक आम आदमी के लिए जिसका फिलॉसफी शायद एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, जिसने फ़िलासफ़ी का कोई एग्ज़ाम नहीं देना, जिसने किसी यूनिवर्सिटी में जाके फ़िलासफ़ी पढ़ानी नहीं है, उस बंदे के लिए स्पेसिफ़िकली फ़िलासफ़ी की क्या वैल्यू है? क्या उसको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए फ़िलासफ़ी पढ़ने में या नहीं? लेट्स सी। फर्स्टली फ़िलासफ़ी की डेफ़िनेशन क्या है? इफ़ यू लाइक ओपन अप सम एकेडमिक टेक्स्ट बुक या आप गूगल वगैरह करेंगे, तो यूजुअली जो टिपिकल एक डेफ़िनेशन हमें फ़िलासफ़ी की मिलती है, वो मिलती है कि इट्स 2 ग्रीक वर्ड्स philosophia which essentially mean love for wisdom. It doesn't get us anywhere. इस डेफ़िनेशन की कोई एक्चुअल फ़ायदा नहीं है। यहाँ जो एक दूसरी डेफ़िनेशन या एक्सपैंडेड डेफ़िनेशन मिलती है, वो ये मिलती है कि इट्स अ स्टडी of fundamental questions, foundational questions like existence and epistemology, etc. बट ये भी एक डिस्क्रिप्शन है कि फिलोसफी किस किस ब्रांचेस के साथ डील करती है, क्या क्या ब्रांचेस पढ़ाती है. इट्स नॉट रियली अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज फिलोसफी एग्जैक्टली, एंड दैट्स समथिंग दैट मेरा एकेडमिक फिलोसफी के साथ एक बैर रहा है कि दे डोंट डिफाइन फिलोसफी वेरी nicely. मेरी जो पर्सनल डेफिनेशन है फिलोसफी की दैट आई लाइक टू यूज, जो आई बिलीव इज मच मोर encompassing based on what actually philosophy is. I like to call philosophy the process of intellectual inquiry. किसी किस्म का भी इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी का प्रोसेस. एज ह्यूमन बींग्स हम एक सिविलाइजेशन थी जिसने ओवर टाइम सवाल करना शुरू किए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कि ये किस तरह होता है, ये किस तरह होता है, अगर हम दो पत्थरों को आपस में रगड़ें तो आग लग सकती है. अब इस आग का हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज, ऑल दिस encompassing of thinking is essentially philosophizing. यानी हम important questions पूछते थे और उनके जवाब को ढूंढते थे. But then that means कि well, philosophy is basically thinking, या कोई भी साइंस, कोई भी फील्ड, सब कुछ ही फिलोसफी हो गया. वेल टेक्निकली यस, दैट इज ट्रू एंड दैट्स हिस्टोरिकली ट्रू. जितनी भी साइंसेस आज हम देखते हैं, जितनी भी साइंस की फील्ड्स हम आज देखते हैं, ये ओरिजिनली फ़िलासफ़ी से ही डाइवर्ज हुई हैं. ओरिजिनली ये फ़िलासफ़ी ही थी. बहुत सारे लोग जिनको आज हम साइंटिस्ट कहेंगे या मैथमेटिशियंस कहेंगे पाइथागोरस की तरह, या साइंटिस्ट या फिजिस्ट कहेंगे आर्किमिडीज़ की तरह, वो अपने टाइम एंड एज में फ़िलासफ़र्स ही थे. सो फ़िलासफ़ी एक एसेंशियल प्रोसेस है इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी का, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का एक सिस्टमैटिक तरीके से. एंड ओवर द टाइम जो भी डिफरेंट फील्ड्स थी, मैथ्स थी, फिजिक्स थी, बायोलॉजी थी, और जैसे जैसे ज़्यादा स्पेसिफिक होती गई, उन्होंने अपने अपने मेथड्स, अपने अपने स्कूल्स, अपने अपने एरियाज ऑफ रेलेवेंस एंड कंसर्न्स ढूंढते गए, वो उससे सेपरेट आउट होती रही. तो फिर पीछे बचा क्या? पीछे बचे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल सवालात. एंड अगर हम आज के टाइम पे रेट्रोस्पेक्ट करके देखें तो अ मोर बिफिटिंग एक्सप्लेनेशन इज़ कि जो एम्पिरिक चीज़ें थी या जो स्ट्रक्चरल चीज़ें थी, क्योंकि थिंग्स लाइक मैथमेटिक्स आर नॉट एम्पिरिक बट दे आर स्टिल स्ट्रक्चरल इनफ कि उनका अपना एक मेथड है. तो वो चीज़ें सेपरेट आउट होती गई. एंड द नॉन एम्पिरिकल, द एब्स्ट्रैक्ट, मोर फंडामेंटल क्वेश्चंस, जिनका हम शायद इतनी सर्टेनिटी से या किसी किसी स्कूल से, किसी मेथड से जवाब नहीं दे सकते, वो पीछे बच गई एज फिलोसफी. ये क्वेश्चंस क्या हैं? लेट्स से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. क्या गॉड है? अगर है तो क्या वो इंसानों के साथ इंटरेक्ट करता है? वो क्या चाहता है? वो किस तरह इंटरेक्ट करता है? या एज अ कम्युनिटी हमें बेटर कम्युनिटी किस तरह बन सकते हैं? सुकरात ने, सोक्रेटिस ने कहा था, हाउ कैन वी लिव अ मोर फुलफिल्ड लाइफ, राइट?
एंड सिमिलरली डेमोक्रेसी, बेस्ट वे टू रूल, यूटोपिया कैसे बना सकते हैं, एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है। ये वो सवालात हैं जो किसी साइंस से, किसी एम्पिरिक मेथड से, किसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं हो सकते, लेकिन इनका हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। Now, this is where things usually get diverged. People usually see philosophy और वो कहते हैं ये तो बहुत ही कोई abstract से सवालात हैं और इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, and they see it as just an abstract field जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आम दुनिया का डे टू डे साइंस पे। You will even see comparisons like दुनिया चांद पे पहुंच गई, all this math and physics is there। तो ये philosophy के जो सवालात हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। I disagree. I think if you just rewind and you look कि philosophy central questions थे और सारी fields इसी से आगे diverge हुई हैं। That means that if you rewind, जो philosophy के fundamental questions थे उनका हमने किस तरह आंसर किया, उनका हमारे क्या एटीट्यूड था, हमने कितनी सीरियसनेस से उन क्वेश्चंस को लिया, दिस इम्पैक्ट्स जो उससे जितनी भी फील्ड्स निकली हैं उनके ऊपर। यानी अगर साइंस में आज आप एथिक्स के क्वेश्चंस लेते हैं, क्या एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना एथिकली ठीक है या नहीं, क्या इंसानों के ऊपर ठीक है, अगर कंसेंट हो, अगर वो प्रिजनर्स हों, अगर वो हीनियस क्राइम्स किए हों उन्होंने तो फिर ठीक है या नहीं। ये सारे वो सवालात हैं जो हमारी इन फील्ड्स को इन्फॉर्म करते हैं। हम इन फील्ड्स के साथ कैसे, इन फील्ड्स में कैसे एक्ट करते हैं, इन चीज़ों को इन्फॉर्म करते हैं। पर ये नेसेसरीली एम्पेरिक या मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चंस नहीं होते। ये हमारी फ़िलॉसफ़ी जो है, जो हमारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरह आंसर करते हैं, इससे ही डिराइव होते हैं। इससे बेहतर एग्जांपल्स हैं जो हम अपने एवरीडे लाइफ के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली देखते हैं। क्या आप कर्ज़े में डूबे हुए हैं? क्या आप अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं? ये सारी बातें फ़िलॉसफ़ी से कोई ज़्यादा दूर नहीं हैं। जो आपके सिस्टम है, जो आपके सिस्टम ऑफ रनिंग है, आपके हुकूमत किस तरह आती है, आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स किस तरह आते हैं, आपका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या है, क्या आप डेमोक्रेसी हैं, क्या आप मोनार्की हैं, क्या आप थियोक्रेसी हैं, क्या ये सारी चीज़ें फ़िलॉसफी से नहीं आ रही हैं? क्या आप सोसाइटी एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है या टेक्नो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है या कम्युनिस्ट सोसाइटी है, इससे क्या आपकी डे टू डे लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। बट ये चीज़ें डिसाइड कहाँ से हो रही है? एक लॉन्ग लीनिएज ऑफ फिलॉसफी से। एंड ऑब्वियसली दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन कि उस फिलॉसफी पे एक्ट करना और किस हद तक एक्ट करना स्टेज रेलिवेंट। बट दैट्स द केस, राइट? कि हम फिलॉसफी के फंडामेंटल क्वेश्चंस को किस तरह डील करते हैं, किस सीरियसनेस के साथ डील करते हैं, दैट विल डिटरमिन हाउ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज। क्योंकि सारी साइंसेस एसेंशियली philosophy से ही रूट की गई है। So that is my definition of philosophy that I like to encounter. But then let's ask the question कि what exactly are we doing here, right? Firstly, मैं एक sort of disclaimer again देना चाहूँगा कि this is not a replacement of your typical academic lecture series or anything like that। अगर आप एक टिपिकल एकेडमिक तरीके से फ़िलॉसफी के सारे जो रूट्स हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, उनको डिस्कस करना चाहते हैं, देन देयर आर बेटर अल्टरनेटिव्स, देयर आर बेटर रिसोर्सेज आउट देयर। आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप पॉडकास्ट पे चले जाएं, और भी बेशुमार सोर्सेज हैं। येल के ओपन कोर्सेज हैं, हार्वर्ड के, ऑक्सफोर्ड के ओपन कोर्सेज हैं। यूट्यूब पे आप चले जाएं, आपको लेक्चर सीरीज मिल जाएंगी। सो इफ़ दैट इज़ द एम कि आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर फ़िलॉसफी को एज अ बिगिनर समझना चाह रहे हैं, सो देर आर बेटर रिसोर्सेज जो मैं आपको खुद रिकमेंड करूँगा कि यू शुड गो थ्रू देम। What we are doing here is not really an academic series of lectures जिसमें हम philosophy को line by line cover करें, but really more of an extension of that। but मैं दोनों तरह से इसको approach करना चाहता हूँ। If you are a student of philosophy or if you are somebody who reads philosophy, this, as the name suggests, are reflections on philosophy। Essentially मेरी approach यहाँ पे ये है कि I am somebody who reads philosophy in my own leisure time, and then I do a lot of commenting, a lot of annotating. I try to engage with a lot of secondary text वगैरह। So I try to compile all of that, and I think that becomes a good enough resource। तो मैंने सोचा why not share it, why not document that entire process। दूसरा ये कि I feel this is also an extension to a little bit of what is missing from your typical academia का course on philosophy, right?
एंड दो या तीन तरीकों से आई बिलीव कि एकेडेमिया इज यूजुअली इट्स ग्रेट, बट उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं जो आई बिलीव इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ और भी बेशुमार लोग कर रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ कवर्स इट अप. जस्ट टू ब्रीफली गो थ्रू इट, आई थिंक सबसे पहले एकेडेमिया, मॉडर्न एकेडेमिया बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सेंटर्ड है या वेस्टर्न स्क्यूड है. फ़िलासफ़ी की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नुआंस्ड है, और जो डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट रेल्म्स, जियोग्राफिकल रेल्म्स हैं फ़िलासफ़ी के, उनको उस तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है. एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप सर्च करें कि अच्छा फ़िलासफ़ी स्टार्ट कहाँ से हुई या फर्स्ट फ़िलासफ़र कौन था, तो ऑलमोस्ट सर्टेनली द आंसर यू विल गेट फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक, फ्रॉम एनी गूगल सर्च, मोस्टली मे बी इवन encyclopedias, is that oh, Thales of Miletus फर्स्ट फ़िलासफ़र था और फ़िलासफ़ी स्टार्ट हुई एंशिएंट ग्रीस के अंदर, ठीक है? And that is a very very western centric view and outright wrong, right? The true history of philosophy is so rich that it predates anything that we have written and recorded, right? This is a topic for its own day, but अगर आप मुझसे पूछें, I would say भाई find the first ever written document in the history of humanity. It might be somewhere in Sumer or Mesopotamia. We have some sort of tablets के ऊपर Excel sheets where there are marking कि कितने grains हैं आपके गोदाम में, etc. etc. I would consider that a fine piece of philosophy. But sure, that's an extension. आप एपिक ऑफ गिलगमेश ले लें, आप उससे पहले देख लें, इमहोतेप के जो वर्क्स हैं वो देख लें. You read those and they have complex topics of morality and religion and human soul and ethics, and who becomes the king and how do you deal with rivalry and love and all friendships and things like that. How can you say that's not philosophy? That is philosophy in its finest, right? शायद वो नाम नहीं था या उस तरह से इतनी रिफाइंड नहीं थी, सो वी से दैट इट्स नॉट फिलोसफी. बट एक जो मुझे ये गिला रहेगा मॉडर्न एकेडेमिया से फिलोसफी की, वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सेंट्रिक है. एक सॉर्ट ऑफ इसके अगेंस्ट हमें डी कॉलोनियल कह लें, या एक जो भी इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट नज़र आती है, वो भी अपने ही बायसेस में रूटेड होती है. वो ये होती है कि हमारे अक्सर जो इंडियन ब्रदर्स हैं वो फिर आकर कहते हैं कि नहीं, फिलोसफी स्टार्टेड इन इंडिया, एवरीथिंग स्टार्टेड इन इंडिया. एंड आई जस्ट से कि यार दिस इज गुड, इट्स अ करेक्शन कि फिलोसफी डिडंट स्टार्ट इन ग्रीस, बट आप वही बायस कमिट कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तरफ स्टार्ट हुई, आप कह रहे नहीं हमारी तरफ स्टार्ट हुई. तो वो जो ओरिजिनल नुआंस है, जो मोर एक्यूरेट नुआंस है फिलोसफी की ओरिजिन का, यानी एंशियंट इजिप्ट है, सुमेर है, मेसोपोटामिया है, बेबीलोन है, एंशियंट चाइना है, क्या नहीं है. इट्स मोर नुआंस देन दैट. So it doesn't serve any purpose other than just maybe geopolitical hegemony, right? कि आप कहें कि यार यहाँ से पहले स्टार्ट हुई. तो एक ये गिला है जिसकी वजह से आई बिलीव इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट कैन हेल्प सप्लीमेंटेड, कि हम देखें कि कहाँ पर वो गैप्स हैं. Peter Addison actually does a very good job. His whole project is a history of philosophy without any gaps. So that the entire point of his work is कि जो ये gaps बचे हैं history of philosophy में, Islamic philosophy को for example इतना वो डिटेल नहीं देते Western academia में. So he looks at all of that, even ancient Egypt and everything. So that's a very good resource book. But then again, this is not a replacement of that. This is कॉम्प्लीमेंट्री ऑन टॉप ऑफ दैट. बट स्टिल मेरी कोशिश होगी कि एक आउटलाइन बनाकर एक थेमेटिक ब्रेकडाउन लेकर चलें, ताकि इवन इफ़ यू डोंट हैव द टाइम कि आप पूरा प्राइमरी वर्क डेल्व करें और डिटेल में डिस्कस करें, you can still get the takeaway, you can still get the key messages, right? Making philosophy more accessible, that's one thing. But other than that, ek ye ki it's more Western centric. I would like it to be more neutral. I would like it to be more equally deserving जिसकी जो contribution है वो सारा रिकॉर्ड हो. So that would be one thing. हम कोशिश करेंगे कि different works that are not usually represented enough in mainstream academia उनको डिस्कस करें. Which brings me to my sort of second critique of modern academia. और ये the second and third जो critiques हैं, it is partially because of the structure of academia itself. Academia का structure कुछ इस तरह का, you can't break away from it. तो briefly एक ये कि you do a 4-year degree, maybe you do a master's 2 years at best. It's not enough to cover everything in such detail.
अगर आप करें, आप एक एक प्राइमरी वर्क लेके बैठ जाएं, उसका ब्रेक डाउन करें, बिकॉज देर इज जेन्युइनली you can spend an entire life on maybe Plato's Republic or Hegel's phenomenology of the spirit, or even something more complex like Ibn Arabi's Futuhat Makkiyah. You can do that, you can spend like decades. So because of that, कितनी डेप्थ है, एंड देन देयर इज इनफ मॉर्टल लाइफ में आप कितना ही पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से मॉडर्न एकेडेमिया में आप एक कोर्स लेके जब चलते हैं तो बहुत बेसिक और फेमस वर्क्स को डिस्कस किया जाता है, अक्सर नीश वर्क्स रह जाते हैं और उनको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते. सो एक ये भी मेरी कोशिश होगी कि ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ पिक एंड चूज, यू गो थ्रू द यूट्यूब प्ले लिस्ट एंड आप देख सकते हैं कि अच्छा इस स्कॉलर इस बुक को डिस्कस करें, राइट. विच ब्रिंग्स मी टू द अप्रोच. मेरी अप्रोच यही होगी कि हम डिफरेंट जो फर्स्टली आई ब्रेक इट डाउन, द स्ट्रक्चर जो है आई ब्रेक इट डाउन, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ थोड़ा सा द मास्टर प्लान दैट आई हैव. I'll break it down into phases, right? And I'll try to start as far back as we can, maybe ancient Near East and Egypt. Then we discuss Indian philosophy, Chinese philosophy. We have pre-Socratic philosophy, then classical Greek, the sophists. We'll also discuss Hellenistic and Roman philosophy, late antique philosophy, which is mostly Neoplatonism. Then Byzantine philosophy, Islamic Golden Age, medieval European philosophy, Renaissance, early modern philosophy, contemporary, post-contemporary, and other nuances जो इसके बीच रह सकते. This is just a rough sketch, not to throw it out there, but obviously the plan updates as you go on. But the idea is कि I wanted to show कि I'm trying to be as holistic as possible, कि जितनी depth में जा सकते हैं और जितनी breadth में जा सकते हैं हम उनको cover करें. That is the plan, that is the approach. And then again, आपके इंटरेस्ट पे, you don't obviously have to watch everything. If you feel like अच्छा ये स्कॉलर है या ये वर्क है जो शायद पहले नहीं पढ़ा या पहले नहीं देखा या it seems interesting, then obviously you can tune into that. But then again, logistically feasible नहीं होगा कि आप जाहिर है हर टाइम पीरियड के हर फिलोसोफर के हर प्राइमरी वर्क को डिटेल में डिस्कस करें. मेरी कोशिश ये होगी टू डू द हार्ड टाइम कंज्यूमिंग वर्क फॉर यू गाइज, कि I'll try to combine things that I feel like don't require such depth. तो हो सकता है हम एक पूरे टाइम पीरियड के ऊपर एक वीडियो करें, हो सकता है किसी एक प्राइमरी वर्क में आई बिलीव इतनी डेप्थ है कि हम उस एक प्राइमरी वर्क के ऊपर पूरी वीडियो करें, वी माइट डू दैट. हो सकता है किसी एक फिलोसफर को लेकर उस पर कंबाइन करें. सो दिस इज अ लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर एज मेनी फिलोसफर्स एज आई कैन, ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर मिले हमें the process of human intellectual inquiry over time की. So yeah, अभी तक ये मेरी approach है, ये मेरा plan है. And academia का मैंने discuss किया कि these are a few things that I believe are missing. And lastly मैं इसी को extend करना चाहूँगा कि modern academia does a great job at making philosophy more structured, more accessible, and more readable. Sure, there is great work, there is great depth done by scholars. Secondary works, secondary commentaries भरी पड़ी हैं to better understand primary works, and I think that is the great feat of modern academia that it has made possible. Now beyond the critiques that I have discussed before, जो academia के कुछ political reasons की वजह से रहे हैं, there are other also core issues जो academia के शायद अपने structure के अंदर से prominent होते हैं. So academia का structure कुछ इस तरह का है that it sort of breeds and rewards neutrality बहुत हद तक. Now this is not political neutrality, by the way, this is neutrality within the skewed framework जो उनका assigned western centric framework है, उसके अंदर neutrality. The point I'm trying to make is modern academia में if you go meet a modern academic philosopher, no matter how great that philosopher is, there is a very good chance कि वो academic topics को लेकर बहुत neutral होंगे. मतलब वो किसी एक philosopher या किसी एक philosophy को लेकर किसी किस्म की passionate loyalty pledge नहीं कर रहे होंगे. And again, academia का structure कुछ इस तरह का है. आप back to back critiques पढ़ रहे हैं, आप किसी philosopher की डिटेल्स पढ़ रहे हैं कि उसके टाइम का क्या सर्कमस्टांसेस थे, व्हाट वर दी सर्कमस्टांसेस दैट ही वाज रिस्पोंडिंग टू. आप उसको बहुत हद तक ह्यूमनाइज कर पाते हैं. सो वो कैरिज्मा इफेक्ट जो अक्सर लेमन पे आता है वो चला जाता है. श्योर, अगेन other option, other reasons are also structural, right? आपने एक फिलोसफर पढ़ाना है, the next day you're going to teach another. वो एक कंपैरेटिव तरीके से, न्यूट्रल तरीके से पढ़ाते पढ़ाते
बहुत हद तक philosophy dumps down to just a lesson on the history of philosophy कि philosopher A ने ये कहा, philosopher B ने ये कहा, so on and so forth. बट फिलोसफी में कोई कन्विक्शन नहीं नजर आती मॉडर्न एकेडेमिया के अंदर, राइट? पर्पस क्या था फिलोसफी का? ये जो फिलोसफर कह रहा था, जो सवाल पूछ रहा था, इसका पॉइंट क्या था? The point of philosophy is not only to scream into the void, it is actually to have the audacity to expect the void to speak back to you. When you scream at the mysteries of the universe, it's not in vain. आप expect करते हैं कि मैं इन mysteries का जवाब ढूंढ सकूं. Like we discussed in the very beginning, ये fundamental questions हैं हमारी reality के, and the point of philosophy is to actually find the answer, not just do a comparative analysis. Like Karl Marx said, the philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. With that, that would be my last comments on this. कि somewhere along the line, जितना neutral, जितना holistic, जितना in depth जाकर हम जा सकते हैं, with given all that, at the end of the day, the कोशिश हमेशा यही होगी कि there is a give away message in whatever work we read, in whatever philosopher we engage in. We try to understand what he actually wanted, what were the questions he was actually answering, and how much can we agree or disagree, but ask those questions to ourselves and try to find those answers in our lives. उसका हमारी लाइफ पे क्या impact पड़ता है? Because at the end of the day, if it's not applied philosophy, it's philosophy in vain. So with that, thank you so much for tuning in. I'll see you next time.